वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज अरस्तु के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड हम लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम उनके स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत और उनके रूल ऑफ लॉ की चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ मिसलेनियस फैक्ट हम देख लेंगे और उन अंत में एक उनका क्रिटिसिज्म और या आलोचनात्मक मूल्यांकन भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अंतिम लेक्चर को। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उनके स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत की या एक नियम की। तो पहले से आप एक ओवरव्यू देख लीजिए। ये कोई एक सिद्धांत नहीं है या विशेष नियम नहीं है, ये एक अप्रोच है जो अरस्तु महोदय जब ऐसी उन्हें परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी कि दो अतियों के बीच में उन्हें एक कोई स्टैंड लेना पड़ता था। जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं कि जब वो शासन की बात करते हैं तो बोलते थे कि ना गरीब लोगों के पास शासन हो ना अमीर लोगों के पास शासन हो, एक मध्यम वर्ग के पास शासन हो। तो यहाँ उनने अप्रोच इस्तेमाल की दो अतियों से बचने के लिए। एक ऐसे ही एग्जाम्पल आप दूसरा देख सकते हैं कि जब उन्हें शासन प्रणाली की बात आई कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है, तब वह ना तो ये चाहते थे कि उनकी शासन प्रणाली में राजतंत्र के दोष हो, ना ही उसमें ये चाहते थे कि कुलीन तंत्र के दोष हो, ना लोकतंत्र के दोष हो उसमें, या एक्सट्रीम डेमोक्रेसी जिसे भीड़ तंत्र कहा करते थे। तो उन्होंने इन सब के अच्छाइयों को छान के एक पॉलिटी नाम की नई एक संस्था बनाई जो कि इन्हीं से रिलेटेड थी कायदे से। तो ये बेसिकली अप्रोच है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। निकोमेनियन इथिक्स में इस नियम का वर्णन औसत के तर्क के शीर्षक से दिया गया है। वस्तुतः अरस्तु व्यावहारिक वैज्ञानिक थे। जी हाँ, एक तो व्यावहारिक थे, दूसरा वैज्ञानिक था आदमी, इसलिए उन्होंने दो अतियों के बीच एक मध्य मार्ग के नियम का अनुसरण किया है या इसे अपनाया है। इसके अलावा इनके अगर आपको उदाहरण देखने हो स्वर्णिम मध्यमान के, तो आप देख सकते हैं राज्य में अमीर और गरीब की अपेक्षा मध्यम वर्ग की संख्या ज़्यादा हो, इस पर उन्होंने बल दिया है। और मध्यम वर्ग के शासन का सिद्धांत भी उनका है, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि ये बोलते थे कि मध्यम वर्ग का शासन बेस्ट है। और मध्यम वर्ग के शासन में जो आदर्श निहित होंगे वो दो हैं, एक तो समानता, दूसरा सहमति। इसके अलावा सभी शासन प्रणालियों के गुणों को समाहित करते हुए उन्होंने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ माना है, ये भी आप देख चुके हैं। इसके साथ ही मिश्रित संविधान पर उन्होंने जोर दिया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि दो संविधानों को मिलाया है, एक तो कुलीन तंत्र को और एक उन्होंने डेमोक्रेसी को, इसके बीच उन्होंने मिश्रित संविधान तैयार कर दिया, एक नई शासन व्यवस्था बना दी जो कि दो अतियों से बचाने का काम करती थी। आप अगर याद कर पा रहे होंगे तो अगर आपने बौद्ध दर्शन पढ़ा हो तो वहाँ भी कुछ एक ऐसे ही मध्यम मार्ग की चर्चा होती है जो कि गौतम बुद्ध किया करते थे। तो वो भी कुछ इससे इंटरलिंक होती हैं चीज़ें कि वो भी दो अतियों से बच के एक बीच का मार्ग खोज लेते थे बौद्ध दर्शन में, शायद ऐसा है, मुझे याद आ रहा है, वही चीज़ है ये। इसके अलावा एक लास्ट सिद्धांत जो उनका बचता है वो है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। अरस्तु जो है वो कानून की जो परिभाषा देते थे यानी जो लॉ की परिभाषा देते थे उसे आवेगहीन विवेक कहा करते थे, या इच्छा से अप्रभावित विवेक यानी जो इच्छाओं से परिवर्तित नहीं होता या जो आवेगहीन है, जिसमें संवेदनाएं नहीं है, जो इमोशन में बहता नहीं है, उसे वो विधि कहते थे या लॉ कहते थे। और उसी के शासन को वो सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। इसके अलावा अरस्तु महोदय एक और परिभाषा दिया करते थे कि कानून ही सार्वभौम है, यानी सुप्रीम कौन है, कानून है और ये सभी जगह होता है। श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून ही होना चाहिए, ऐसे भी उनके द्वारा कहा गया है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि प्लेटो महोदय कहा करते थे कि उनका दार्शनिक राजा कानून है और राज्य से दोनों से ऊपर है, तो ऐसा अरस्तु नहीं मानते थे। इसके अलावा अरस्तु जो कानून को, अरस्तु महोदय कहा करते थे जो कानून को शासन करने देता है वह ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासन करने देता है। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं आप, देखिए कि जो कानून को शासन करने देता है वो ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासन करने देता है, परंतु जो मानव को शासन करने देता है यानी मनुष्य को शासन करने देता है वह एक तरह से पशु को शासन करने देता है, यानी वह एक इंसान की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं रखते थे, वह कानूनों को मानते थे। और कानून भी लिखित कानून, और उनमें भी जो प्रथाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जो प्रथाएं या परंपराएं चल रही हैं उनसे बेस्ट ये किसी को नहीं मानते थे। इसके अलावा अरस्तु कानून की संप्रभुता का समर्थक है। आप देख चुके होंगे कि कानून संप्रभु उन्होंने पहले ही कहा है, ना कि प्लेटो की भांति दार्शनिक राजा का। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ के कारण ही
अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। एक संविधानवाद की अवधारणा आप इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि ये एक सीमित सरकार से जुड़ती है, सीमित सरकार से जुड़ी हुई अवधारणा है। इसके अंतर्गत सरकार को नियम और कानूनों द्वारा सीमित किया जाता है, तो इसे संविधानवाद कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि लिखित कानूनों के द्वारा राजा को या राज्य को सीमित कर दिया गया है और कानून को ही सार्वभौमिक या सर्वश्रेष्ठ घोषित भी किया गया है। इसके अलावा एक अंतिम तथ्य ये भी है कि अरस्तु लिखित कानूनों से ज़्यादा प्रथागत कानून को महत्व देते थे या अच्छा समझते थे। वो ऐसा कहा करते थे कि नियम और कानून तो कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन जो प्रथाएं चल रही, जो रूढ़ियाँ चल रही हैं, वो ऐसी आसानी से बदली नहीं जा सकती मानव मन में, और वो कभी ना कभी अपना औचित्य भी सिद्ध कर चुकी हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब यहाँ अरस्तु के थ्योरी वाले पार्ट का समापन हो गया है। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और एक बात और है, ये चाहे ये फैक्ट हो या इसके बाद जो उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन में विभिन्न विद्वानों के कोट हैं, वो मैं आपको जितने बताऊं उतने कम है, तो आपको जहां से मिले उसे ऐड कर लीजिएगा। मैं जो नोट्स का PDF देने वाला हूं उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें जोड़ने वाला हूं, तो आप उसे टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना। और एक चीज़ और है जो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, खासकर जो आलोचनात्मक मूल्यांकन में कोट देखेंगे ना, तो वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा तैयार कीजिए। वो एक तो याद करने भी टफ होते हैं और लेकिन नंबर भी अच्छे देके जाते हैं। अगर आपको सीधा सीधा याद है तो फिर ख़त्म क्वेश्चन, आपको नंबर मिल गया है। तो चलिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। जो प्लेटो था, इनका प्रिय शिष्य अरस्तु हुआ करता था और उसे वो अकादमी का मस्तिष्क कहते थे। इसके अलावा जो डिकायोसीन एक शब्द है, ग्रीक शब्द है। ये बहुत सारे ग्रीक शब्द हैं, मैं अगर हो सकता तो किसी दिन की टेबल बना के आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये बहुत सारे शब्द हैं, एक्लेसिया, होलिया और पॉलिटी, पॉलिताई, पॉलिस, ये सारे शब्द आपको एक जगह लिख लेने चाहिए। हो सकता है कोई पूछ लिया जाए। तो डिकायोसीन न्याय के लिए यूज होता था, ग्रीक भाषा का शब्द है। अरस्तु प्लेटो के संपत्ति और परिवार के साम्यवाद को नकार देता है और उसकी घोर आलोचना करता है। इवन जो संपत्ति से रिलेटेड जो अरस्तु के विचार थे, वो ये कहा करते थे कि जो सद्गुण हैं उनके विकास के लिए संपत्ति अनिवार्य है। आपके पास सद्गुण होने चाहिए, इसके लिए संपत्ति होनी चाहिए। प्लेटो और जो अरस्तु हैं वो राज्य, समाज और सरकार में भेद नहीं करते थे। वो घुमा फिरा के बातें करते थे और तीनों के एक ही मतलब लेके बातें किया करते थे। उनकी आलोचना भी की जाती है। अरस्तु पॉलिटी को सेव स्टेट कहते थे या बचाव राज्य कहते थे, और इसमें जो मिश्र संविधान है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो बचाव राज्य को आप एक रूढ़िवाद की तरह भी देख सकते हैं या प्रोटेक्टिव स्टेट के जैसे भी आप इस शब्द को ले सकते हैं। इसके अलावा अरस्तु संपत्ति के संबंध में क्षमता और योग्यता से संबंधित सिद्धांत का समर्थक था। आपने देखा होगा जो वितरणात्मक न्याय है वो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट हो रही हैं योग्यता और क्षमता से, यानी जो जितना योग्य होगा या क्षमतावान होगा उसका पद, सम्मान और धन उतना ही अधिक होगा। और इसके पीछे अरस्तु का लॉजिक ये था कि जो ज्यादा योग्य होगा वो राज्य के लिए ज्यादा योगदान दे सकता है, और जो ज्यादा योगदान देगा उसे उतना बड़ा पद और योग्यता मिलेगी। वह संपत्ति को उदात्त गुणों या सद्गुणों के विकास के लिए आवश्यक मानता था, हम ऊपर देख चुके हैं। अरस्तु परिवार को असमानता का क्षेत्र मानता था, जिससे अधिक समानता का क्षेत्र राज्य का निर्माण होगा या राज्य विकसित होगा। यानी ये असमानता का क्षेत्र है परिवार, और इसके लिए हमें इससे आगे बढ़ने के लिए राज्य का निर्माण करना होगा या पॉलिटी का निर्माण करना होगा। ऐसे एक अंतिम कथन है अरस्तु से रिलेटेड जो कि शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख और अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचार की प्राप्ति का साधन है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये शिक्षा को 3 वर्गों में बांटता था कि 0 से 7, 7 से 14 और 14 से 21। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने चीज़ें छोड़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर अनिवार्य लगे तो कहीं से भी इसे देख सकते हैं। चलिए, तो अंतिम स्लाइड में हम इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन और देख लेते हैं और इस क्लास की समाप्ति करते हैं। तो जो मैक्सी महोदय हैं, इनके 3 कथन बड़े इंपॉर्टेंट हैं अरस्तु को लेके, और इनमें भी पहला कथन जो है वो कहते थे कि प्लेटो जो है वो फर्स्ट यूटोपिया है, यानी जो स्वप्नवादी कहा जाता है। स्वप्नवादी जो सपने देखता है, मतलब रिपब्लिक टाइप के सपने, बादलों का नगर, दार्शनिक राजा, फिर उसमें न्याय होगा, 3 वर्ग बनेंगे, ऐसे वो स्वप्नवादी था। लेकिन जो अरस्तु था वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था।
इसके अलावा एक उनका दूसरा महत्वपूर्ण कथन है कि अरस्तु जो है वो हालांकि इसी की व्याख्या कर रहे हैं। प्लेटो जो है आदर्शवादी, कल्पनावादी और क्रांति का जनक था। जी हाँ, वो साम्यवादी टाइप की बातें करता था तो क्रांति का जनक था, और कल्पनावादी था, आदर्शवादी था। लेकिन जो अरस्तु था वो व्यावहारिक आदमी था, यथार्थवादी था, वैज्ञानिक था और उपयोगितावादियों का जनक था, यानी यूटिलिज्म का भी जनक इसे माना जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कथन है, या तो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा या अरस्तुवादी होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये मानते थे कि जो दर्शन था या विचार था वो 2500 साल पहले इन दो गुरु शिष्य ने इतना समेट दिया है, इतना व्यापक काम किया है उन पे, कि अगर आज भी कोई दार्शनिक होगा तो वो इन्हीं में से कोई एक की राह चुनेगा। इसके अलावा एक सेवायन महोदय का भी महत्वपूर्ण कथन है कि अरस्तु स्वच्छ बुद्धि का एक ऐसा रोमांस है जिसके ऊपर कानून, प्रथा, परंपरा का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक इजाया वर्लिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ये उनका लेख है हेजहॉग्स एंड फॉग। इसमें उन्होंने कहा है कि प्लेटो एक कांटेदार चूहे की जैसा है, मतलब हेजहॉग्स जो की श्रेणी में रखता है, जो केवल एक बड़ी चीज जानता है, यानी आदर्श को जानता है, रिपब्लिक को, और जो दर्शन और पॉलिटी से रिलेटेड बातें करता है। जबकि जो अरस्तु था वो लोमड़ी की तरह चालाक है और वो कई अनेक चीजें जानता है और बहुत कुछ जानता है। एक डनिंग महोदय का कथन है, वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, कि राजनीति सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र के विषय के रूप में मान्यता दिलाई। तो हम इसलिए उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं, और उन्होंने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाई। तो ये किसका कथन है? डनिंग महोदय का कथन। एक कैटलिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि अरस्तु सामान्य बुद्धि और स्वर्णिम मध्य का सर्वोच्च देवदूत है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने 2-3 बार इसे देख चुका हूँ, नेट के पेपर में भी एक बार आ चुका है ये कैटलिन का। तो ये आप याद रखिएगा कि सामान्य बुद्धि और स्वर्णिम मध्यमान का सर्वोच्च देवदूत है। और अंतिम एक कोट की बात की जाए तो अरस्तु वहां से आरंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ता है। ये सिंक्लेयर का कथन है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप प्लेटो की जहां लॉस खत्म होती है वहीं से अरस्तु की पॉलिटिक्स शुरू होती है। तो ये सीक्वेंस में जुड़ गए, तो ये सिंक्लेयर ने ऐसा कहा था। चलिए अब इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा, ये आलोचनात्मक मूल्यांकन और विद्वानों के कोट आप जितने याद कर सकते हैं कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से आते हैं, जहां जहां आपको मिले छांट छांट के पी जाइए उनको, बहुत महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं एक नए विचारक के साथ, उसकी नई राजनीतिक सोच, उसके अप्रोच और उसके सिद्धांतों को लेके हम अध्ययन करने वाले हैं नए विद्वान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।